नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। एक बार फिर वैभवी परिचर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। हर बार की तरह फिर एक नया विषय, नए पुराने वक्ताओं के साथ। क्योंकि विषय भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा की दृष्टि से, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से और हमारी पुरातन सभ्यता की दृष्टि से। आज हम जो परिचर्चा लेकर आए हैं उस परिचर्चा की आज 100 एक लंबा पायदान हम चढ़ चुके हैं और 167वां एपिसोड है, 167वीं कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। और जो विषय आज हमने खास चुना है वो विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा था, बदलते भारत में संस्कृत की प्रासंगिकता, जहाँ हम हिंदी के बारे में बात करते हैं, हिंदी के पुनरुत्थान की बात करते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, हिंदी हमारी राज्य भाषा क्यों नहीं, तमाम बातें हम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन उस पुरातन सभ्यता से जुड़ाव करने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। संस्कृत के बारे में हम बात करेंगे। संस्कृत जो है वो किस प्रकार हमारे रगों में, हमारी धमनियों में है और किस प्रकार वो वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत के बारे में बहुत सारी बातें हम आज करेंगे। हमारे साथ कुछ विद्वान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से। आप संस्कृत के न सिर्फ विद्वान हैं, वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और आप एक शिल्पकार भी हैं। आप एक कलाकार हैं और संस्कृत भाषा और कला, ये दोनों आपस में परस्पर इस प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे कि श्वास है और श्वास लेने के लिए जो हमें वायु की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल वो जो तार है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और जो कलाकार है वो संस्कृत से मुझे लगता है अलग नहीं हो सकता। अय्यर साहब का विशेष आभार व्यक्त करते हैं इसलिए क्योंकि समय समय पर उनका पदार्पण हमारे कार्यक्रम में हुआ है, उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ है और संस्कृत में उनका विशेष लगाव है। प्रकांड विद्वान है, इसलिए आज की चर्चा में, हालांकि वो सफर कर रहे हैं, फिर भी आज की चर्चा उनके बिना नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया जी का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप उप निदेशक हैं कालिदास संस्कृत अकादमी की और खजुराहो पर आपने पीएचडी की है। खजुराहो की जो संस्कृति है और इनकी पीएचडी जो है वो कला में इन्होंने पीएचडी की है। और मैंने कहा कि संस्कृत भाषा और कला का एक अगर मैं ठेठ शब्दों में कहूँ तो चोली दामन का साथ है। किस प्रकार है इसके बारे में हम जरूर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुरलीधर पालीवाल जी जुड़े हुए हैं। आप हैं सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। और जो हमारी डॉक्टर योगेश्वरी जी हैं वो उज्जैन से जुड़ी हैं। बाकी दो वक्ता हमारे उदयपुर के हैं, मैं दिल्ली से हूँ। इसलिए हम भारत के अलग अलग कोने से आज एकत्रित हैं और बात कर रहे हैं संस्कृत की। संस्कृत के बारे में चर्चा करने से पहले एक बात अगर मैं कहूँ, क्योंकि वक्ताओं को मैं बुलाना चाहती हूँ अपने इस स्टूडियो में, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वैभवी मुझे बुलाए। और ये लीजिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। बिल्कुल आप तक हम तक आपकी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत भाषा के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि संस्कृत इतनी पौराणिक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है और वेदों और संस्कृत का एक जो रिश्ता है, उस रिश्ते को कहीं ना कहीं आज ग्रहण सा लग रहा है। कहीं ना कहीं वो सिर्फ कर्मकांड तक ही ये संस्कृत भाषा रह ना जाए, उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे कि कर्मकांड और संस्कृत पंडितों तक ही सीमित ना रह जाए, घर घर तक ये भाषा पहुंचे।
उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, आज चर्चा उसी पर रहेगी। और कहते हैं कि संस्कृत भाषा भारतस्य अमूल्यम ध्रुवम अस्ति। तो चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं उनका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन है। गुलशन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसी प्रकार आप सब अपना सहयोग बनाए रखिए, जुड़े रहिए, और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले श्रीनिवासन अय्यर जी के पास मैं आती हूँ। चूंकि आपने कहा कि संस्कृत जो है वो कला के साथ हम जोड़ते हैं संस्कृत को, और संस्कृत और कला एक दूसरे के पूरक है। कहीं ना कहीं उसका जो उसे हम देख पाते हैं अपने पौराणिक जो शिला है, या जिस तरह से योगेश्वरी जी ने खजुराहो पर अपनी रिसर्च की है, जो पीएचडी की है, उन तमाम बातों पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आदरणीय श्रीनिवासन अय्यर जी से मैं जानना चाहती हूँ कि संस्कृत भाषा को क्या हम भूलते जा रहे हैं, या उस ओर हमारा जो थोड़ा रुझान है वो उस भाषा की ओर कम हो गया है, हम समझ नहीं पाते संस्कृत, पढ़ नहीं पाते। तो ये तमाम जो भारत जैसे देश में जहाँ पर ये धरोहर के रूप में सहेजने की चीज थी, वो अब कहीं ना कहीं भूली बिसरी बातें हो रही हैं। क्या लगता है आपको? प्रकाश डालें जरा इस बात पर। स्वागत है। अय्यर साहब आपका माइक बंद है, माइक बंद है आपका, माइक खोल लीजिए। जी खोल लिया है, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हृदय के अंतरंगता के साथ आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। न केवल इसलिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए सम्मिलित हुए हैं, बल्कि मुझे इस अवसर पर अपने स्निग्ध आत्मिक जनों से मिलने का भी सुअवसर मिल रहा है। इसके लिए विशेष रूप से विभाजी आपको धन्यवाद, बधाई भी आपको कि आप एक से एक बढ़कर के बहुत अच्छे आयोजन रखती आ रही हैं, और मेरा सौभाग्य है कि उनमें से कई कार्यक्रमों में सहभागिता करने का भी अवसर मिलता रहा है। तो मैं आज के इस अवसर पर आपके साथ साथ अपनी एक और प्रिय बहन डॉक्टर योगेश्वरी जी फिरोजिया, जो उपनिदेशक हैं कालिदास अकादमी उज्जैन की, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे तो एक वो श्लोक याद आ रहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। तो एक और तो योगेश्वर योगेश्वरी का साहचर्य है, फिर दूसरी ओर योगेश्वर तो अपने मुरली वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो अब आज मुरली जी भी हैं, उनकी ध्वनियां भी हम सुनेंगे, और समृद्ध होने जा रहा है। वैभव ही वैभव है, वैभवी ने वैभव विस्तार किया है आज के इस कार्यक्रम में। तो सबको साधुवाद। और जैसा आपने अपनी चिंता व्यक्त की, अपनी जिज्ञासा प्रकट की, संस्कृत जो हमारी पहचान है, संस्कृत जिससे हम पिछड़ते जा रहे हैं, जिसके प्रति उपेक्षा का बढ़ता जाना हम देख रहे हैं, आदि आदि। मुझे लगता है, मुझे याद भी आता है अभी चर्चा करते हुए शंकराचार्य की एक उक्ति, जिसमें उन्होंने कहा, संस्कृतम भारतीयानाम जीवन भाषा विद्यते। अभी आपने विभाजी ने संस्कृत में एक बहुत सुंदर सा उदाहरण पेश किया था संस्कृत की महत्ता को लेकर के, बात उसी क्रम में आगे बढ़ती है। तो उन्होंने कहा था, संस्कृतम भारतीयानाम जीवन भाषा विद्यते, संस्कृतेन विना न कोपि यथार्थ रूपेण भारतीयो भवितुम अर्हति। सार केवल यह है कि संस्कृत हमारी जीवन भाषा है, और बिना संस्कृत के हम अपनी पहचान खो देंगे। अब रही बात बदलते भारतीय परिवेश की और संस्कृत के महत्व और उसके प्रासंगिकता की, तो मुझे संकोच नहीं हो रहा ये कहते हुए कि एक दौर ऐसा भी था जब विद्यार्थी के रूप में
जब मुझे संस्कृत का विद्यार्थी बनना पड़ा था, उस संस्कृत का जो मैंने खुद ने नहीं चुना था, मुझ पे एक तरह से वो एक थोपा हुआ विषय था स्कूल के उन दिनों में। और मैं मूलतः चित्रकार था, तो मैं तो कुछ चित्र की ही कोई व्यवसाय की या चित्रकला के ही क्षेत्र में कुछ करना चाह रहा था। तो तब मुझे थोड़ा सा ऐतराज हुआ था कि ये क्यों मुझे संस्कृत के लिए क्यों धकेला चला है। लेकिन पढ़ते 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 विभा जी, मुरली जी, योगेश्वरी जी, मुझे लगा कि संस्कृत का अगर जीवन में कहीं पदार्पण या मेरा संस्कृत के क्षेत्र में अगर संपर्क नहीं हुआ होता तो शायद मैं अधूरा रहता, मेरी कला भी अधूरी रहती, कला की समझ भी अपूर्ण रहती। तो संस्कृत वो है। और विभा, जैसे आपने कहा कि संस्कृत भाषा, हम कई भ्रांतियों को लेकर के जीते, कई चीजों में हम संकीर्ण होके चलते। हमने संस्कृत को केवल पोंगा पंडित लोगों की भाषा बना करके रख छोड़ा, या हमारी मान्यता उतनी जड़ हो गई। जबकि मुझे लगता है कि केवल संस्कृत का अर्थ केवल एक भाषा विशेष भी नहीं है, या संस्कृत केवल एक साहित्य का एक वांग्मय वारिधि ही नहीं है, केवल एक साहित्य का भंडार ही नहीं है संस्कृत। संस्कृत अपने आप में एक समग्र जीवन दर्शन है, समग्र एक जीवन शैली है, उसको अपनाने की जरूरत है। शायद यही वजह है कि हमारे शिक्षा आयोग ने भी समय समय पर संस्कृत की महत्ता को रेखांकित भी किया था। मुझे याद आता है बहुत पहले, वर्षों पहले भी संस्कृत को लेकर के शिक्षा आयोग ने ये मान्यता दी थी कि बाय डिसरिगार्डिंग संस्कृत we shall only be disregarding all our valuable experiences accumulated through century। यानी संस्कृत हमारे युग युगांतर की, जैसा अभी विभाजी ने कहा, वेदों से लेकर के है, वेद हमारी पहचान है। वैदिक ऋषियों ने, दृष्टाओं ने इस बात को रेखांकित किया था, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य गुरु तदस्य यत् वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो जो समाज की जो संकल्पना है, उसमें जो पढ़ने पढ़ाने वाला वर्ग, जो शिक्षक वर्ग, जो समाज को दिशा देता है, समाज को गढ़ता है, मानव जीवन को परिष्कृत करता है, उसमें संस्कृत की अपरिहार्य भूमिका को ही उन्होंने, हमारे पुरखों ने रेखांकित किया था। लेकिन जब हम एक जिज्ञासा रखते हैं कि बदलते भारतीय परिवेश में बदलाव तो अपरिहार्य है, अवश्यंभावी है, लेकिन उस बदलाव में हम उसके साथ कदम ताल करते हुए स्वयं को कैसे बचाए रखें, हमारी विरासत को कैसे बचाए रखें। जैसे मैंने अभी निवेदन किया था, संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत केवल साहित्य भी नहीं है, संस्कृत एक बहुत व्यापक, विस्तीर्ण, मूल्य आधारित, नैतिकता से भरी हुई और अनमोल धरोहर है, जिसे अंगीकार किए जाने की जरूरत है। अब हो क्या रहा है, हमें ये विचार भी क्यों आधुनिक की चपेट में है, ऐसा हम मान रहे हैं। लेकिन कितना दुर्भाग्य है जब हम आधुनिकता को सही अर्थों में नहीं लेते। आधुनिकता का अर्थ कदापि समसामयिक होना नहीं है, केवल समकालीन हो जाना, या जो हो रहा है, आसपास घट रहा है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जिन चीजों से हम रूबरू हो रहे हैं, केवल एक भेड़ चाल, एक अंधी दौड़ में एक हिस्सा बन करके है। आधुनिकता का अर्थ है आचार में, विचार में, व्यवहार में, हमारी सोच में, हमारी सांस दर सांस हम बहुत एक उत्तुंगता को जिए और एक अपनाएं। तो उस मायने में मुझे लगता है संस्कृत हमें सूत्र देता है, संस्कृत हमें पथ प्रदर्शित करता है, संस्कृत हमें जीवन के लिए ऊर्जा देता है। यही बात है, शायद इसलिए कहा हमारे आचार्यों ने, पूर्ववर्तियों ने,
कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम् सीधा सा सामान्य सार मैं बताऊं पूरी व्याख्या न करके भी निचोड़ इस पूरे श्लोक का यही है कि व्यक्ति की पहचान उसका संस्कृत होना। आप देखिए, संस्कृत अपने आप में संस्कारों की भाषा है। आज हम परिष्करण को संस्कार मान बैठे हैं। आप लीवाइस का जीन्स पहनते हैं या आप किसी बहुत ब्रांडेड परफ्यूम को छिड़क लेते हैं, बहुत अपने जिम जाकर के बॉडी बना रहे हैं, ब्यूटी कल्चर के अपने जीवन में उतार रहे हैं, वो सब ठीक है कुछ हद तक आप, लेकिन वास्तविक सौंदर्य तो आप क्या बोलते हैं, क्या जीते हैं, क्या आपका दर्शन है, उन पे निर्भर करता है। उस मायने में संस्कृत में रत्नों की कमी नहीं है। आप जहां बहुत सुंदर देखें, बात। आज हम जी। बदलते भारतीय हाँ, और मैं तो ये भी मानता हूँ कि खाली धोती पहन लेना या चोटी रख लेना या तिलक लगा लेना या जैसे आपने अभी कर्मकांड का जिक्र किया था, ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा हमारी संकीर्ण दृष्टि है कि हमने संस्कृत को केवल वहीं तक सीमित करके रख दिया है। आप आराम से जीन्स पहनिए ना, लेकिन संस्कृत को विस्मृत करके नहीं। उसके जो जीवन मूल्याधारित जो हमारे सिद्धांत हैं, जो शिक्षा है, उसको खो करके नहीं। बहुत बदलते सुंदर समय के बात साथ आपने बदलाव के कही साथ अय्यर साहब। कदम ताल करना पड़ेगा। आप बहुत केवल बहुत जीन्स शुक्रिया पहन अदा करके करती हूँ अय्यर जी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर बात आपने कही। थोड़ी देर में मैं आपके पास आऊंगी, मुरलीधर, जी जी डॉक्टर जी मैं मुरलीधर खुद भी उत्सुक हूँ मुरली जी को सुनने को और जी योगेश्वरी जी को बिल्कुल। सुनने को। स्वागत हमारे है, पटल स्वागत है। जी, पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेश शर्मा सागर जी हमसे जुड़ गए हैं। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मुरलीधर जी, जैसे कि सर ने तो अय्यर साहब ने पूरी व्याख्यान कर दी, संस्कृत की दशा दिशा सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हो गई है। लेकिन सीधे अगर मैं इस बात पर आऊं कि संस्कृत को, जो कि बहुत पौराणिक भाषा हमारी थी, शुरू की जो जब धरती शुरू हुई, जब हमारा वेद आया, वो सब कुछ संस्कृत में चल रहा था, अच्छा चल रहा था, मतलब जो काम चल रहा था। बीच में इतनी भाषाएं आई, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पौराणिक भाषा थी, जो जड़ थी हमारी, वो हमसे छूट गई। और वापस हम उस चीज को कितना ग्रहण कर पाए हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी कर पाएगी, या जो बच्चे हैं वो कितना संस्कृत के प्रति, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कर्म कांड तक संस्कृत सीमित है। आजकल भी हम रोज संस्कृत की कोई भी ऐसा श्लोक होता है, सिर्फ पूजा पाठ करने वक्त ही हम उन श्लोकों का करते हैं, जाप करते हैं या उन श्लोकों को पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हिंदी हमारी रगों में बसी हुई है, उस तरह से संस्कृत कहीं ना कहीं छूट गई। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है कि हाँ, इतनी पौराणिक भाषा हमसे छूट गई? जी, मेरा इसमें एक तो विचार ये है कि परिवर्तन होता आया है और इस बीच में कई भाषाओं का अपना प्रभुत्व काल रहा समय के साथ, समय समय पर, और परिवर्तन होता आया। मैं अभी एक कल का ही उदाहरण देता हूँ। कल मैं यूनिवर्सिटी में परीक्षा ड्यूटी में था, विद्यार्थियों को उनकी सीट नंबर पे बैठा रहा था, तो मैंने कहा आपको 5 नंबर पे बैठना है। तो उस छात्रा ने मेरे को पूछा कि 5 पे बैठना है, मतलब उसको 5 हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, वो और कंफर्मेशन मुझसे चाह रही है कि 5 पे ही बैठना। तो स्थिति ये है कि हिंदी को भी अब आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं समझ पा रही है। उन्हें 69, 59 इसमें पता ही नहीं चल पाता है कि कितनी संख्या बोली जा रही है। तो संस्कृत तो और दूर की बात है। और आजकल ऐसा जोक्स के रूप में भी चलता है कि संस्कृत सिर्फ वो विवाह के जो फेरे होते हैं उस समय सुनते हैं आज की युवा पीढ़ी, उसके बाद में वो संस्कृत जैसे नाम ही नहीं पड़ता है। एक पक्ष ये है, लेकिन एक दूसरा उज्जवल पक्ष ये भी है कि आजकल लोग संस्कृत के प्रति जागरूक हुए हैं। विशेष रूप से जब से ये सोशल मीडिया आया है, तब से संस्कृत के प्रति लोगों की जो रुचि है वो बढ़ी है। लोगों ने आत्मीयता रखने लगे हैं संस्कृत से, वो संस्कृत से सीखना चाहते हैं। आप अक्सर देखेंगे जो भी आजकल उत्सव त्योहार आते हैं, जो भी अभी होली, दीपावली, जो भी अपने मुख्य त्योहार है, उन सब में संस्कृत में शुभकामना संदेश भेजे जाते हैं आजकल।
हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार अपने वक्तव्य में संस्कृत सुभाषितों का प्रयोग करते हैं। तो स्थिति दोनों प्रकार की है। अगर ह्रास हो रहा है तो वो जो मतलब सभी विषयों को जो भूल रहे हैं वैसे लोग उसको भूल रहे हैं, और जो आगे बढ़ रहे हैं तो वो सभी विषयों में रुचि रखने वाले हैं, जो वाकई जिज्ञासु है, वाकई पढ़ना चाहते हैं, विद्या प्रेमी है, वो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं और अन्य विषयों को भी पढ़ रहे हैं। तो दोनों प्रकार की शैलियां चल रही है अभी के समय में। चलिए, एक बात तो तय हो गई कि पहले से सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा-सा बदलाव आया है और आपने कहा, सही कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज़ परिवर्तित है, होती रही है और इस कारण कहीं न कहीं और एक संदेश आया है कि संस्कृत देववाणी है, भगवान की भाषा। जी। भगवान की भाषा है या भगवान की वाणी है या वेदों का सार है संस्कृत, चाहे प्राणवायु है, चाहे जो भी कहें हम। क्या ये कारण हो सकता है, मैं योगेश्वरी जी के पास आऊँगी, शायद उनका थोड़ा नेटवर्क बाधित है। अगर वो मुझे सुन पा रही हैं, तो मुझे ज़रूर अवगत कराएँ। अनिल जी हमसे जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ। एक कारण ये भी हो सकता है बदलते हालातों में, क्योंकि हमने जो विषय रखा वो रखा है कि बदलते भारत में संस्कृत की जो प्रासंगिकता है वो कितनी ठहर रही है, कितनी है। तो एक कारण ये हो सकता है कि एक सवाल ये उठता है कि संस्कृत में कितना, कहते हैं, स्कोप कितना है, कितनी दूर तक कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप संस्कृत के विद्वान हैं और आप प्रोफेसर हैं, संस्कृत पढ़ने वाला प्रोफेसर या टीचर बन सकता है, या उस वैज्ञानिक भाषा का अगर जिक्र करूं तो संस्कृत अगर ना हो तो जिस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हैं शायद हम नहीं जुड़ पाते। इन दोनों का जो तालमेल है उसको किस प्रकार आप यहाँ पर हमें बताएंगे? क्योंकि अगर संभावनाओं की बात मैं करूं तो संस्कृत की कितनी संभावनाएं हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है जो इस कार्यक्रम को आगे देखेंगी उन्हें भी ऐसा लगे कि नहीं, संस्कृत में भी संभावनाएं हैं। क्या कहेंगे आप? योगेश्वरी जी से प्रश्न है ये? प्रश्न आपसे है, योगेश्वरी जी कनेक्ट नहीं हो पा रही है हमारे साथ। जी जी जी। तो पहले तो मैं एक आपने जो प्रसंग छेड़ा उस विषय में एक श्लोक सुना देता हूं आपको। विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम ने, कि भारत से अगर वेदों को निकाल दिया जाए, गीता को निकाल दिया जाए, रामायण को निकाल दिया जाए और महाकवि कालिदास को निकाल दिया जाए, तो फिर भारत में भारत कहलाने लायक बच क्या जाएगा। तो भारत की पहचान जो है वो संस्कृत से है। संस्कृत में जो लिखे हुए ऐसे जो महान ग्रंथ है उनसे है। सदियों से इतने पुराने हैं, उनका काल निर्धारण तक कर पाना मुश्किल है। जब से सृष्टि चल रही है तब से ये संस्कृत चल रही है। एक बार मुझे आपका प्रश्न फिर से रिमाइंड करवाइए, मैं उस चक्कर में था कि आप उनसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं सीधे-सीधे इस प्रश्न पर आती हूँ कि कितनी संभावनाएं हैं संस्कृत भाषा को लेकर। आजकल की युवा पीढ़ी अगर इस क्षेत्र में अपना जो करियर है वो स्टार्ट करना चाहे, करियर बनाना चाहे, अगर बढ़ना चाहे आगे, तो क्या लगता है आपको, क्या कर सकते हैं हम इसमें? जी, सबसे जो विशेष रूप से जो क्षेत्र है संस्कृत का, वो तो संस्कृत का पाठन क्षेत्र ही है, अध्यापन क्षेत्र ही है। विद्यालय से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक है। और ज्यादातर जितने भी संस्कृत के जो लोग अध्ययन करते हैं वो सर्वाधिक जो आजीविका पाते हैं वो इसी शिक्षा क्षेत्र में ही पाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी उनके पास अन्य भी जो राह है, जो अवसर है वो मिलते हैं। वो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं। वो समाचार पत्र का भी आजकल एक नया प्रचलन है। संस्कृत में भी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं और बोले जाते हैं, उनका प्रसारण होता है, उसमें भाग ले सकते हैं। उसके अलावा एक और जो नया क्षेत्र है यहाँ उदयपुर में ही चल रहा है, पांडुलिपियों का। पांडुलिपियों पे काम करने के लिए आपको संस्कृत का ज्ञान बहुत जरूरी है, तो वो राह भी पूरी तरह से खुली हुई है। और उसके अलावा जैसे आज आप देखिए योग जो है, पूरी दुनिया जिस योग को मान रही है, 21 जून को योग दिवस मनाती है, आयुर्वेद है,
ये सब संस्कृत के ही आजीविका क्षेत्र है। इनका मूल अध्ययन संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। जो भी कोई योग पढ़ता है तो योग सूत्र पढ़े बगैर वो योग विषय नहीं पढ़ सकता। आयुर्वेद पढ़ना है तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ये जितने ग्रंथ है वो सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ज्योतिष है, कर्मकांड है, ये सभी संस्कृत के ही मुख्य विषय है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आजीविका क्षेत्र है। और उसके अलावा सेना में जैसे धर्म गुरु के पद पर जा सकते हैं। और भी उसके अलावा जो अगर उसमें रुचि पूर्वक उसको पढ़ रहा है, ज्ञान को अगर उसने सही तरीके से पाया है तो उसका प्लेसमेंट स्वतः हो जाता है। मुरलीधर जी, एक बात और जानना चाहूंगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बदलते परिवेश में चीजें, हर चीज बदल रही है, तो भाषा को भी थोड़ा सा आसान बना सकते थे हम संस्कृत को, ताकि जन जन तक ये संस्कृत भाषा पहुंच सके। आपको इस ओर लगता है कुछ काम करने की जरूरत थी? हमारे पूर्वजों को, हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको, क्या लगता है आपको? जी देखिए, संस्कृत जो है वो अपने मूल रूप में वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत भाषा थी। उसी वैदिक संस्कृत से बाद में लौकिक संस्कृत आई। तो वेद जो थे, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सब वैदिक संस्कृत में थे। रामायण जो है वो पहला महाकाव्य है जो लौकिक संस्कृत में लिखा है। अब अगर आपके सामने भी अगर वेद मंत्र रखा जाए और रामायण का श्लोक रखा जाए तो आप रामायण के श्लोक को आसानी से समझ जाएंगे, वेद मंत्र थोड़ा समझना आपको कठिन लगेगा। उसके बाद आपने पंचतंत्र नाम आपने सुना होगा। पंचतंत्र की कहानी, पूरी भारत की जो पीढ़ी है वो सब पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ करके ही बड़ी हुई है। उसके रचयिता है विष्णु शर्मा। उन्हीं की कहानी को आधार बना करके लिखा गया हितोपदेश। प्रयोजन उनका ये था, नारायण पंडित इसके कर्ता थे, इस पंचतंत्र की भाषा को और सरल बना दिया जाए। ये भी 12वीं शताब्दी का काम। लेकिन आजकल अगर आप पाठ्यक्रम में देखें, जो स्कूल के विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके लिए जो संस्कृत है वो एकदम सरल संस्कृत है। मतलब ऐसी कि अगर जिसको हिंदी समझ में आती है तो वो आसानी से उस संस्कृत को समझ सकता है। इतना मतलब इस तरीके का पूरा प्रयास चल रहा है। जो विद्यार्थी है, जो जिस स्तर का है, उसके लिए उसी प्रकार की सरल संस्कृत जो है वो पाठ्यक्रम में उपलब्ध करवाई जाती है। ये है कि वो पहले सरल संस्कृत सीखे, फिर वो धीरे धीरे संस्कृत की जो प्रौढ़ संस्कृत है उसको भी वो सीखने की तरफ अग्रसर होता है। तो इसमें ऐसी कोई मतलब कठिनाई जैसी कोई बात नहीं है। सभी प्रकार की संस्कृत उपलब्ध है। जो जिस स्तर से चालू करना चाहता है उस प्रकार से वो संस्कृत सीख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। मुझे भी लगता है इसमें संस्कृत को हम रोचक बनाने के लिए और व्यापक प्रसार के लिए हमें कुछ बाल साहित्य, हालांकि अभी समसामयिक परिदृश्य में भी संस्कृत में लेखन हो रहा है। संस्कृत भाषा में कई विधाओं में लिखा जा रहा है, लेकिन वो उसकी थोड़ी वर्तुलता, व्यापक, ये जरूरी है। मुझे तो याद आता है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे वरिष्ठ गुरुजी थे, डॉक्टर हरिराम जी आचार्य। उन्होंने युवाओं के लिए, बच्चों के लिए इतने सुंदर सुंदर संस्कृत रचनाएं की। तो हम ऐसी सामग्री मुहैया कराएं, क्यों ना हम बचपन से ही बच्चों में संस्कृत के प्रति रुझान पैदा करने वाले कुछ प्रयोग करें। और मुझे तो याद आता है कहीं एक आप देखिए, बेंगलोर कर्नाटक में एक मत्तूर करके एक गांव है, और आपको ताज्जुब होगा, वहां पे चाहे वो दूध बेचने वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, ठेले वाला हो, खोमचे वाला हो, गांव के बच्चे हों, महिलाएं हों, वृद्ध हों, वे सब संस्कृत भाषा में ही संभाषण करते हैं। तो वो एक रुचि, वो एक रुझान, वो एक वातावरण, उसको पैदा करने की जरूरत है। और वो इतने आसानी से नहीं हो जाएगी। उसके लिए प्राणपण से प्रयत्न करना पड़ेगा, साहित्य रचना पड़ेगा, उनकी रुचि की चीजें। जैसे अभी भाई मुरली जी कह रहे थे कि हितोपदेश और पंचतंत्र का तो प्रणयन ही इसीलिए हुआ था। एक राजा था, उसके बच्चे थे और बड़े उस तरह के उत्पाती बच्चे थे, किसी का कहना नहीं मानते थे। राजा अगर अध्यापक रखता था तो उनको भगा देते थे अपनी शैतानियों से। उन बच्चों को सिखाने का जिम्मा अगर किसी ने उठाया, किसी ने बीड़ा उठाया, तो वो विष्णु शर्मा, नारायण, जो जो नाम ने आपने बताए, तो वो है। तो बचपन से लेके देखिए, संस्कृत में एक बात कही गई है, यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवे।
कथा चले न बाला नाम नीति स्तरीय कर। हमारे यहाँ नीतिकार हुए भर्तृहरि हुए हैं जिन्होंने आपके नीति शतकम की रचना की, श्रृंगार शतकम की रचना की, वैराग्य शतकम की रचना की, लेकिन उनकी नीति तो फिर आप जैसे मुरली जी कह रहे थे प्रौढ़ साहित्य पे हम फिर भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो बाल सुलभ उसके साथ सहजता और सुबोध बोधगम्य रूप से, तो उसकी बहुत जरूरत है। बच्चों को हम शुरू से संस्कृति, पर हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि हम अंधानुकरण में ज्यादा विश्वास करते हैं। कितने परिवार आज ऐसे बच गए होंगे जहाँ पे जन्मदिन के दिन दीपक जला करके घर की बनी हुई चीज को नैवेद्य करके, मैंने जैसे पहले वापस अपने पूर्व बिंदु पे जाता हूँ कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत केवल साहित्य नहीं है, संस्कृत पूरी जीवन पद्धति है। हम जीवन पद्धति में तो पहले संस्कृत चीजों को, इसीलिए शायद हमारे आचार्य ने कहा संस्कृतम संस्कृतिश्चैव श्रेयसे विकास। जीवन में हम प्रेय की ओर तो जो हम जिन चीजों में हम जो आकर्षित कर रहे हैं उस ओर तो हम दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन श्रेयस्कर जो चीजें हैं उसको हाशिए पे रखते जा रहे हैं। तो श्रेयस्कर चीजों के लिए है ना कहा कि हमारी संस्कृति कैसी संस्कृति है, संस्कृत शिष्य संस्कृति। मैं तो कहूंगा भारत में कोई ऐसी भाषा नहीं, देखिए अभी आपने कहा था देव भाषा है संस्कृत, देव भाषा होने के साथ साथ संस्कृत भाषा भारतीय कितनी ही भाषाओं की जननी है। आप मराठी देख लें, आप बंगाली देख लें, आज भी बंगाल में आपको एक मजदूर भी रेलवे स्टेशन पे कुली भी मिलेगा, उसका नाम इतना संस्कृत निष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत की महत्ता को अभी भुलाया नहीं गया। दक्षिण में, बंगाल में, वहां कहीं अगर जीवित है तो संस्कृति जीवित है, और वो संस्कृति कौन सी है? संस्कृत निष्ठ संस्कृति है। तो पहले संस्कृत के प्रति हम निष्ठा जागृत करें, संस्कृति को, उस संस्कृत निष्ठ संस्कृति को जीवन में अंगीकार करें, इसकी जरूरत है। इसमें हमसे कई चूक हो जाते हैं। हम बच्चे के लिए बर्थडे केक लाना नहीं भूलते, गुब्बारों से और बहुत तरह से सजाना नहीं भूलते, लेकिन कितने परिवार ऐसे हैं जो संस्कार के साथ में कि बड़े बूढ़ों का चरण छुओ, आशीर्वाद लो, भगवान का आशीर्वाद लो। घर पे हम कोई जमाना था तो खीर बनता था, घर पे ही बना करके हम आपस में सब लोग आमोद प्रमोद के साथ जन्मदिन मना। हम कितने आडंबर और कितने दिखावे और कितने चकाचौंध से आज हम गवर्न हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। अय्यर साहब, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मुझे लगता है कि योगेश्वरी जी से हमें बात करने का थोड़ा सा समय। योगेश्वरी जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? योगेश्वरी जी सुन पा रही हैं? शायद उन्होंने कैमरा भी। योगेश्वरी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? योगेश्वरी जी से बिल्कुल हमारा जो है, इस बीच में मैं कुछ 2-3 बात कह देता हूँ। जी जरूर जरूर, आप कहें। उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, और संगीता चौहान जी हमसे जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ जी। आप अपनी बात कहिए, क्योंकि योगेश्वरी जी से अब संपर्क हमारा नहीं हो पाएगा शायद। जी जी, जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि संस्कृत समझ में नहीं आती आजकल को, तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हिंदी अगर समझ में आती है ढंग से तो आराम से संस्कृत समझी जा सकती है। जैसे कुछ उदाहरण देता हूँ। प्रचलित सुक्ति आम दुनिया बोलती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इस पूरी सुक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आएगा, और ये संस्कृत है। जी बिल्कुल जी। हाँ, और ये संस्कृत है क्योंकि ये हिंदी के पास शब्द आए कहाँ से? सब संस्कृत से ही आए हैं, तो इसलिए आसानी से। इसी तरीके से अति सर्वत्र वर्जयेत। एक मिनट मुरलीधर जी, एक मिनट। योगेश्वरी जी सुन पा रही है मुझे? मैं आपको सुन पा रही हूँ वैभवी जी। ठीक है, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। चलिए, आपसे एक प्रश्न मैं पूछ लेती हूँ कि जैसा कि आप कला प्रेमी हैं और कला से आपने पीएचडी की है, ठीक है, तो कला और संस्कृत का जो तालमेल है वो किस प्रकार आप देखती हैं उसे? कला से संस्कृत को हम अलग नहीं कर सकते, संस्कृत से कला को अलग नहीं कर सकते, तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसको जरा सा हमारे दर्शकों तक समझाइए। जी, सबसे पहले तो मैं इस मंच में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और मैं आदरणीय अय्यर सर की भी बात सुन रही थी और मुरलीधर जी की भी बात सुन रही थी, और दोनों की विद्वानों की इस बात से मैं सहमत हूँ
कि संस्कृत एक जीवन दर्शन है, जीवन का एक आधार है। और समग्रता से अगर हम इसको देखें तो जीवन के प्रारंभ ही कला और साहित्य और लिपि का जुड़ाव रहा है। प्रारंभ में लिपि सांकेतिक रूप में थी, फिर धीरे धीरे उसने भाषा का रूप ग्रहण किया। अब हम सभ्यताओं के संस्कृति की बात हम करते हैं और कला उससे विलग नहीं है। जब भी संस्कृति की चर्चा होगी कला का वहाँ उल्लेख किया जाएगा और अवश्य भावी होगा, है ना। हमने युग बदलते हुए देखे हैं, समय देश काल स्थिति बदलते हुए देखी है। और थोड़ी देर पहले जिस प्रकार से आदरणीय अय्यर सर बोल रहे थे उनकी काफ़ी बातों से मैं सहमत हूँ और मुरलीधर सर की भी बात से सहमत हूँ कि समय परिवर्तनशील है। किसी पे भी प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले या कोई आक्षेप लगाने से पहले हमें स्वयं अपनी ओर भी देखना होगा। क्या हमारा आचरण आज वैसा रह गया है? क्या आज का समाज वैसा रह गया है? हम इतने सुविधा भोगी हो गए हैं और हम किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं करना चाहते। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं स्पून फीडर्स या उसे कहते हैं इंस्टेंट। हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए। आज के दौर में बदलते इस युग में संस्कृत का वो रूप और वो स्वरूप भी बदला है। साहित्य की ओर हमारा जो आचरण है, हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है वो भी पुरातन समय में या अभी थोड़े कुछ 1-2 दशक पहले भी साहित्य की ओर, जब तक गूगल हमारे जीवन में पदार्पण नहीं किया था, विशेष करके यूट्यूब ने 2016 से यूट्यूब हमारे जीवन में है, तब से हम साहित्य से कटते जा रहे हैं। हमारे यहाँ का साहित्य बहुत ही रिच है और काफ़ी सारी बातें मुरलीधर सर कर चुके हैं, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि साहित्य कला विहीन साक्षात पशु कुषाणहीन, मतलब ऐसा मानव जो साहित्य और कला से वंचित है वो पशु के समान है। पर आज के इस भागम भाग वाले जीवन में, इस सुविधा भोगी जीवन में, और आज के जो कपल्स हैं, जो परिवार हैं, जो एकल परिवार हैं, जो जीवन पद्धति है, हमारा आचरण, हमारा समाज, हमारी व्यवस्था सभी परिवर्तनशील है ना। आजकल सबसे दुखद बात यह है कि इस तकनीकी व्यवस्था ने हमारे सोच विचार तो छीनी, हमारी मासूमियत छीन ली, हमारे बच्चों का आचरण व्यवहार सब कुछ छीन लिया। मतलब हम पूजा भी नहीं करना चाहते। हमें अपने बचपन में संस्कार दिए जाते थे कि हमारी जो पूजा हो नृत्य क्रिया पूर्ण करके, स्नान करके हम ध्यान की तरफ जाते थे, वो हमारा संस्कार था। कितने ही बच्चे हैं आजकल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का वो जानते हैं। अगर कोई बच्चा विशिष्ट होता है तो माता पिता उसे तुरंत यूट्यूब के आगे धकेल देते हैं कि भैया ये, मैंने कल ही किसी एक बच्ची वैदेही का देखा, वो शिव तांडव, मुझे सॉरी क्षमा चाहती हूँ, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, वो शिव तांडव स्रोत अपनी तोतली भाषा में सुना रही थी। अब उसे आपने सोशल लाइफ में पटक दिया, ला दिया, और आपने उसका बचपन छीन लिया। उस तुतलाती भाषा का आनंद लेने का अधिकार सिर्फ उसके परिवारजन और उस बच्ची के आसपास के संबंधियों को ही था, जहां तक मैं समझती हूँ उस समाज को था। पर आपने ये क्या किया उसके साथ? आपने तो उसकी अबोधता ही आप उसकी ओर छीनने लगे। वो विलक्षण है पर उसका ध्यान देना चाहिए। अभी वो नवयुवा बच्चा है जिसके माता पिता शतरंज का चैंपियन हुआ है। मैं साधुवाद दूंगी और नतमस्तक हूँ, दंडवंत हूँ माता पिता के प्रति। जब उन्होंने अपने बच्चे की विलक्षण प्रतिभा को जाना तो उन्होंने आज के इस भौतिकवादी समाज से उसको दूर रखकर उसके गुणों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने ये रिस्क भी लिया कि उन्होंने उसे वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था से दूर रखा और उसके गुणों के विकास में माँ ने इतना त्याग किया कि वे शायद डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी। क्या आज की माँ, आधुनिक माँ, मैं भी एक माँ हूँ, पर मेरी अपनी कोई संतान नहीं है, मैं हैं छात्र छात्राएं हैं, मैं उनको संतान स्वरूप ही मानती हूँ। पर क्या आजकल इतनी माएँ ऐसी हैं, मैं आक्षेप नहीं पूर्वक ये कह रही हूँ कि आधुनिक सामाजिक व्यवस्था ने माँ से उसकी ममता छीनी है ना, बच्चे से उसका वात्सल्य छीना है। हम कितनी ही साहित्यिक गोष्ठियां कर लें, हम कितनी संगोष्ठियां कर लें, पर क्या हमें उतना धैर्य है? एक बच्चे को बड़ा करना और एक पौधे को बड़ा करना बहुत दुष्कर कार्य होता है।
क्या हम अपना वो दायित्व निर्वहन कर रहे हैं? डॉक्टर योगेश्वरी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। जो भी बात आप कह रही हैं उससे हम सभी कहीं न कहीं सहमत हैं। लेकिन मेरा प्रश्न था कि संस्कृत और कला का जो जी, उसे जी, उस विलुप्त प्रश्न नहीं तक किया आप जा आए सकता। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय मैं नहीं है। वहीं आ रही हूँ। मैं वैष्णवी जी, मैं वहीं आ रही हूँ। आजकल मैं कितने ही बच्चों में, फिर मैं विनम्रता पूर्वक कह रही हूँ, मैं आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, है ना। हम इंस्टेंट सभी कुछ चाहते हैं। अकादमी में आजकल कितने ही बच्चे आ रहे हैं, आते हैं, उनका अभ्यास कथक का हो या चित्रकला का, बमुश्किल 4 साल 5 साल कुछ महीने का रहता है, और सबको परफॉर्मेंस देने के लिए कालिदास का मंच चाहिए। आपको तुरंत नेम और फेम चाहिए, तो आप में वो श्रद्धा रही कहाँ? आप में वो धैर्य है कहाँ? कला को संस्कृत से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। अगर साहित्य को अलग नहीं किया जा सकता, साहित्य में पूरा समग्र साहित्य आ गया, उसमें संस्कृत साहित्य भी आ गया। मेरी पीएचडी, जैसा कि आपने भी कहा कि मेरी पीएचडी खजुराहो पर है, जो कि है, और जो चीज मैंने महाकवि कालिदास के साहित्य में पढ़ी, वो कला के रूप में मैंने खजुराहो के मंदिरों में पाई, और उसी का वर्णन मैंने अपने शोध में किया। और मेरी वो थीसिस भी, मेरा शोध भी नारी को समर्पित है, नारी के हर रूप को समर्पित है। तो बात हमारे धैर्य, हमारे आचरण और हमारी सामाजिक व्यवस्था और बदलते परिवेश पर आ गई है ना। और अभी ये समय है कि, और हमें पैंडेमिक ने ये सिखाया भी है, और दोबारा हमें प्रकृति इस ओर संकेत कर रही है। और हमारी जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी अब धीरे धीरे इस ओर संकेत कर रहा है कि आप पुरातन से नवीन की ओर आ सकते हैं, पर पूरी तरह से आप पुरातन को छोड़ नहीं सकते, है ना। एजुकेशन सिस्टम का अलग जो विभाजन हुआ है कॉन्वेंट के उसमें बच्चे समझना ही नहीं चाहते, वो तर्क वितर्क की बात करते हैं। दूसरा, हम दूरसंचार के माध्यमों से, फिल्मों के माध्यमों से आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि पंडित जी आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसका मतलब बताओ, क्या ये आवश्यक है? और अभी मुरलीधर सर वैवाहिक संस्कारों की बात कर रहे थे, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और आज की युवा पीढ़ी के साथ संवाद की बेहद और बहुत आवश्यकता है ना। कुछ चीजें किन्हीं कारणों से, कुछ मान्यताओं के कारण, कुछ अनुशासन के कारण हमारे बड़ों द्वारा पर्दा दराजी की गई थी, पर्दे में रखी गई थी, है ना। हम उन विषयों पर खुलकर बात भी नहीं करते थे, है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बड़ों को भी नहीं पता है, ठीक है। अब उन्हें अन्यथा मत लीजिएगा, जैसे आपकी माता जी होंगी तो उन्होंने कुछ ऐसे बंधन होंगे, या अनुशासन, बंधन नहीं कहूंगी मैं, उसे अनुशासन कहूंगी, और लड़कियों को संस्कारित किया जाता है उस तरह से, क्योंकि उनके ऊपर 2 परिवारों का और समाज का दायित्व होता है ना। कि आप जैसे साउथ में है कि आप फ्राइडे को बाल नहीं धो सकते, नॉर्थ में है कि संडे को बाल नहीं धो सकते, उसके कुछ अपने साइंटिफिक रीजंस हैं, जो भी कुछ है। पर आज की युवा बच्चियों को अगर ये बात समझाई जाए तो वो तर्क कुतर्क पे आ जाती हैं, तो बात जो है अपनी गहराई तक पहुंच नहीं पाती। मैं बहुत संक्षिप्त में आ रही हूँ। जस्ट कुछ समय पहले, मेरे जुड़ने से पहले आदरणीय अय्यर सर कह रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। इस समय कला और साहित्य दोनों के समायोजन की और दोनों को संयोजित रूप से कार्य करने की बेहद और बहुत आवश्यकता है, ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर सके। साहित्य को इस समय अपने सरलतम स्वरूप में आना होगा। नैतिक शिक्षा या नैतिक कथाएं, पंचतंत्र मुरलीधर सर जिसकी बात कर रहे थे, उसको अपने बदलते हुए आधुनिक स्वरूप में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, बहुत सहजता के साथ इस समाज के समक्ष रखना होगा। क्योंकि आजकल हम देखें तो जो भी टीवी सीरियल्स वगैरह बन रहे हैं, उनमें भव्यता और वैभव इतना होता है कि मतलब उस वैभव में कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है। मैं क्षमा चाहूंगी, मेरा नेटवर्क जा रहा है और मेरा डाटा भी जा रहा है, तो मेरा सिर्फ इतना ही है संदेश है कि कला और साहित्य एक साथ होकर साथ में चलें, और उससे भाषा की भी रक्षा हो।
ये बेहद आवश्यक है। और संस्कृति, संस्कार, कला और संस्कृति, इनको अलग नहीं किया जा सकता। संस्कार भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभ्यता एक व्यवस्था है तो संस्कृति उसकी सुगंध है, उसका एक महत्वपूर्ण, उसका रंग है जिसके अलग विशिष्ट में विविधता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि तकनीकी व्यवधान के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। और आप बहुत सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैभवी जी, मुझे मंच प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी सुधीजनों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर योगेश्वरी, बहुत अच्छा कहा आपने। और मुझे लगता है वो थोड़ा ये दानव है जो नेटवर्क है, मैं हमेशा कहती हूँ हर कार्यक्रम में ये बाधा जरूर उत्पन्न करता है, लेकिन हम जब जिस अच्छे कर्म को करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे साथ है। और दिलराम भारद्वाज जी हमसे जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। चूंकि आपका नेटवर्क भी जा रहा है और अय्यर साहब का नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, तो इसी तरह का कुछ मिला जुला संकेत है आज। मुरलीधर जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जो पीढ़ी है जो सीखना चाहती है संस्कृत, तो किस रूप से वो कैसे संस्कृत सीखे, आसानी से जहाँ उनको समझ में भी आए और कैसे वो ग्रहण कर पाए शिक्षा, अगर वो रुझान रखते हैं, अगर उनको रुचि संस्कृत सीखने की, तो कहाँ जाए संस्कृत सीखने के लिए, क्या कहेंगे आप? जी जी, इस विषय में एक तो ये है कि जो भी जहाँ पर रहते हैं उनके परिचितों में या स्कूल में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग होगा, वहाँ संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर रहे होंगे। तो ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ा जा सकता है जो आपके सबसे नजदीक में जो अध्यापक उपलब्ध है। उसके अलावा ऑनलाइन माध्यम के कई सारे विकल्प हैं। उसमें हमारे देश में भी 3 संस्कृत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 2 नई दिल्ली में है, इसका नाम है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जनकपुरी में है। एक लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ है, ये भी दिल्ली में है, और एक तिरुपति में। तो इनके वहाँ जैसे डिस्टेंस एजुकेशन होती है वैसे ही ओपन मतलब आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मुक्त स्वाध्याय पीठम करके CSU जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है। उसमें एकदम प्रारंभिक स्तर से संस्कृत सिखाई जाती है। उसका वो कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, इस तरीके से अलग-अलग कई सारे कोर्स हैं। तो वो अपनी योग्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति सीखना चाहता है वहाँ से चयन कर सकता है। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि YouTube के ऊपर भी आजकल कई ऐसे चैनल चलते हैं जो प्रारंभिक स्तर से संस्कृत सिखाते हैं। ऐसे कई सारे हैं, YouTube पे डालते ही वो आ जाते हैं संस्कृत सीखने के लिए। उसके अलावा संस्कृत भारती जो संस्था है वो भी इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके भी कई शहरों में कई सारे केंद्र हैं, उनसे संपर्क करके उनके माध्यम से भी सीख सकते हैं। यही मोटे-मोटे तौर पर उपलब्ध सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से आप संस्कृत सीख सकते हैं। उसके जी, अलावा बहुत जैसे बहुत मान लो कोई मुरलीधर जी, जी, बोलिए। भगवत गीता है, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर का आजकल ऐप भी आ गया है। तो उसमें जैसे भगवत गीता पढ़नी है तो उसका पदच्छेद, एक-एक शब्द का अर्थ, उसका उच्चारण सुनना हो तो वो भी उस ऐप के ऊपर सुन सकते हैं आप। इतनी तक सुविधा उपलब्ध हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को या आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, देखिए मेरा संदेश यही है कि संस्कृत पढ़ना अपने आप में इस बात का सौभाग्य है कि हम आज जो आधुनिकतम समय है उसमें जी रहे हैं, क्योंकि भविष्य अभी आया नहीं है और अभी का जो समय है ये आधुनिकतम है, इसमें हम जी रहे हैं। और संस्कृत जो भाषा है वो पुरानी से पुरानी भाषा है, प्राचीनतम भाषा है। जितना पुराना ज्ञान विज्ञान है वो सब इस भाषा में। तो कितना अच्छा सौभाग्य हो कि हम इस नए समय में, इस नए टेक्नोलॉजी के युग में जो पुरानी जो आचार परंपरा है, जो पुराने जो लोक जीवन के जो दृश्य है, जो लोक संस्कृति है, उस समय के जो आचरण है, उनको समझते हुए, उनको जानते हुए हम आज के जीवन को जिए। तो ये अपने आप में सौभाग्य है और ये आनंद वही पा सकता है जो संस्कृत से जुड़े। अब जैसे मैं आपको एक दृश्य बताता हूँ, मैंने एक सुभाषितों में एक दृश्य पढ़ा कि बारिश के दिन है और आजकल तो जैसे खाना पकाना है तो गैस लाइट वो चालू करेंगे और आग लग जाएगी, लेकिन पुराने समय में आग लगाने के लिए माचिस वगैरह तो होती नहीं थी। तो अब वो गृहिणी है, शाम का समय है, बारिश बरस रही है और उसको आग लेने के लिए जाना है। ये 11वीं शताब्दी के ग्रंथ में मिला हुआ श्लोक है। अब आप उस चित्र की कल्पना कीजिएगा।
अब उसको खाना पकाना है, शाम का समय हो गया है, अंधेरा पड़ जाएगा, बारिश बरस रही है, तो वो अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर करके, रास्ते में कीचड़ है तो उससे बचते बचाते हुए, थोड़ा पानी बरस रहा है तो उससे भी भीगते हुए वो गई और दूसरे के घर से वहां से जाकर के जो खीरे है वो लेकर के आई और फिर उसने अपने घर पर भोजन बनाने का उपक्रम किया। तो उसमें गृहिणी का वर्णन था, ऐसा सुंदर वर्णन। तो अब वो सुंदर वर्णन आपको वैसा दृश्य कहाँ पढ़ने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा? वो ऐसा कोई, या तो जो चित्र है बने हुए हैं उसमें देख लो, पुरानी जो भी मूर्तियां हैं उनमें देख लो, या फिर जो ये साहित्य है पुराना उसमें देख लो। छोटे बच्चे खेल रहे हैं, राजा बनने का खेल खेल रहे हैं, मंत्री बनने का खेल खेल रहे हैं। अब आजकल तो राजतंत्र है ही नहीं, तो वो दृश्य वो कहाँ से देख सकेंगे? अच्छा, सबसे बड़ी जो चीज ये है कि जो उच्चतम मेधा, जो मनुष्य के आचरण का जो सर्वश्रेष्ठ जो उच्चतम स्तर हो सकता था, वो वैदिक ज्ञान राशि ने छू लिया। अब उसके आगे उसके बाद तक उपनिषदों से ऊपर और कौन सी चीज इस धरती पर लिखी गई? अब वो ज्ञान अगर आप नहीं पा सके, जो कि वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, एक बढ़िया सुंदर सुभाषित है, उसके अंदर ये कहा गया कि जीवन के शुरुआती समय में वो काम कर लेना चाहिए, नहीं, शुरुआत यहाँ से होती, दिन भर में वो काम कर लेना चाहिए कि हम पूर्वक रह सके। 8 महीने में, साल के 8 महीने में वो काम कर लेना चाहिए कि बारिश के 4 महीने हम सुखपूर्वक रह सके। जीवन की पूर्व अवस्था में वो काम कर लेना चाहिए कि हम बुढ़ापे में सुखपूर्वक रह सके, और जीवन भर में वो काम कर लेना चाहिए इसमें हम मरने के बाद सुखपूर्वक रह सके। तो ये जो जीवन जीने का तरीका है और जीवन के बाद का भी जो तरीका, वो सिखाने का काम संस्कृत सिखाती है, वो ज्ञान आपको संस्कृत देती है। इसलिए संस्कृत पढ़नी चाहिए, इसलिए संस्कृत सीखनी चाहिए। ये संस्कृत का परम प्रयोजन है कि बहुत वो सुंदर, सांसारिक भोग भी देती है और जो भी है वो भी देती है। बहुत सुंदर संदेश आपके द्वारा, और पूरे कार्यक्रम में आपने अपना जो भी वक्तव्य दिया वो बहुत ही शानदार रहा है। सारे प्रश्नों के उत्तर और जो संवाद रहा है एक दूसरे के साथ परस्पर, वो बहुत ही सुंदर है। और हमारे दर्शक सब अभी अभी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं और बहुत सारे संदेश बाद में भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कार्यक्रम हो जाने के बाद भी देखते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, फिर उनके संदेश आएंगे, उनके उत्तर देने होंगे। अय्यर साहब, मैं चलते चलते आपसे संदेश चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को संदेश दें संस्कृत के लिए, कि संस्कृत की प्रासंगिकता को किस नजरिए से आप देख रहे हैं और क्या संदेश है आपका आने वाली पीढ़ी के लिए। स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनः अवसर देने के लिए। मुझे लगता है हमें अगर संस्कृत को बचाना है, हमारे देश की भारतीयता को बचाना है, तो उस पर हमें चौकन्ना होकर के प्रारंभ से ही ध्यान देना पड़ेगा और अपना उपक्रम करना पड़ेगा बच्चों के लिए। मैं कहता हूँ कि जैसे हम नर्सरी राइम्स तो रटवाते हैं, क्यों ना हम अपने करिकुलम में कुछ ऐसा कुछ जोड़ें जिससे बच्चे को हम खेल खेल में संस्कृत सिखाने की कोशिश करें। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ रहे हैं, पशु पक्षियों से जोड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको सरस रूप से संस्कृत के बीज का भी वपन उसमें करते चले। बिल्ली दिखाते, हम ये तो कहते हैं, देखते सी सी दिस कैट, हम ये क्यों नहीं कहते वदति विडाली म्याऊ म्याऊ, काको वृदते काऊ काऊ, तो कौवा काऊ काऊ बोल रहा है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करी। ये बातें हम सहज सरल रूप से बच्चे में संस्कृत की रुचि जागृत कर दें, कि चेष्टा के साथ भी तो कर सकते हैं। हम दुर्भाग्य से नहीं कर पाए, अभी भी कोई बहुत समय बिगड़ा नहीं है, हम वापस से जाएं। युवाओं के लिए मेरा संदेश तो यही है, क्योंकि युवा इस देश के कर्णधार हैं, उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं, दे आर द गोल्डन फ्यूचर ऑफ, है ना। तो हमें समन्वय रखना है, हमें अंग्रेजी को नकार के, हम ये नहीं कहते कि संस्कृत को स्वीकार कर लो और अंग्रेजी को नहीं, नहीं, समवेत होकर के चलने का दौर है। भौगोलिक, ये जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसकी जो ग्लोबलाइजेशन का जो सही अर्थ युगों पूर्व हमारे संस्कृत विद्वानों ने, मनीषी ने, ऋषि मुनि ने समझा था, जहाँ पे कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात कही थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी, उस देश में हमारा युवा, हम चाहते हैं जिस विद्यार्थी को हम पंचलक्षण कहते थे, आपने सबने सुना ही होगा, 5 लक्षण हुआ करते थे विद्यार्थी के, हैं ये क्या मैं देखिए काकचेष्टा,
काकचेष्टा बकोध्यानम काकचेष्टो, स्वानंदिता यस यस, तथैव च काकचेष्टो बकोध्यायी स्वल्पनिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। काकचेष्टो, कौवे के समान, जैसे कौवा चौकन्ना रहता अपने लक्ष्य के प्रति, उस प्रकार होना चाहिए विद्यार्थी को। काकचेष्टो बकोध्यानम, बगुले के समान, और श्वान निद्रा, कुत्ते की जैसे होती ना, हल्की सी आहट से नींद खुल जाए तो वो, और स्वल्पाहारी, हाँ, ये नहीं कि भरपेट ठूस करके और फिर पढ़ने का ही मौका नहीं मिले और नींद घेरने लगे, नहीं, स्वल्पाहारी गृह त्यागी, गुरुकुलों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। किंतु दुर्भाग्य से आज उसी देश में विद्यार्थी, पंचलक्षण तो है लेकिन लक्षण चेंज हो गए हैं। काकचेष्टो बकोध्यानम स्वल्प, वो सब गया। आज तो ये हो गया, करे खर्चा, सिने चर्चा, दीर्घ निद्रा सथैव च, मोबाइल धारी, बाइक विहारी, विद्यार्थी पंचलक्षण। तो ये जो भटकाव की चीजें हैं उससे और ध्यान हटाएं हम, जो वास्तव में जो मूल्य परक चीजें हैं, जो जिंदगी को सुंदर बनाएंगी, इस समाज को सुंदर बनाएंगी, विश्व को सही अर्थ में एक परिवार बनाने की, तो इसमें तो उसके सबके लिए हमें नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी, उसके महत्व को समझना पड़ेगा, जिसको एम्फेसिस दिया था, जिसको रेखा किया था हमारी संस्कृति ने, जहाँ पर आज हम पर्यावरण चेतना की बात करते हैं, पर्यावरण के क्षति से चिंता, ऐसे कितने ही बिंदुएं हैं, उन सब के प्रति हमारे ऋषियों ने उस समय में ध्यान दिया था। तो उन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठापना करनी होगी, और उसका दारोमदार हम सब पे है, शिक्षक पे है, परिवार पे है, क्योंकि परिवार और शिक्षक की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है किसी के व्यक्तित्व निर्माण में, और वो जागरूक करना। आज हम नेट के युग में जी रहे हैं, हम कहते हैं संस्कृति का क्षरण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो स्विच को टर्न ऑफ कर देना। क्षीर विवेक की जो बात करते थे, वो प्रभाव, वो क्षमता हमें विकसित करनी होगी। यही है, यही संस्कृत का प्रयोजन है, यही संस्कृति की संदेश की बात है। तो ये मेरी बात पे मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी भावी पीढ़ी बहुत कुछ जागरूक हो चुकी है। तो नाम भी हम कहीं देखते हैं तो संस्कृत नाम ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो। तो जो जीवन शैली में, जो पद्धति में जो परिवर्तन आया, उसमें भी संस्कृत कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, और वापस से मैं धन्यवाद देता हूँ विभा जी को, अपने सभी साथी वक्ताओं को बहुत अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। धन्यवाद आपका डॉक्टर मुरलीधर पालीवाल जी, बहुत सुंदर वक्तव्य आपके रहे हैं, और कमोवेश जो कार्यक्रम रहा है वो थोड़ा सा नेटवर्क के व्यवधान के अलावा बहुत ही सफल रहा है। हमारे साथ रुपेश कुमार जुड़े हैं, उन्होंने एक संदेश अभी भेजा है, मैं पढ़ लेती हूँ एक बार चलते चलते। लिखा है कि संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग अध्यात्म की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जीवन को जानने की जिज्ञासा उन्हें ग्रंथों की ओर जा रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है, इस तरह से ही सही अगर हम अपनी पौराणिक भाषा की ओर अग्रसर हैं तो अच्छी बात है। और नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, बहुत बहुत साधुवाद इतना सुंदर विषय सुझाने के लिए, लेकिन आप देर से आई हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया जी, विशेष आभार आपका भी। डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी, विशेष आभार आपका भी। और डॉक्टर मुरलीधर पालीवाल जी, विशेष आभार आपका भी। आप जुड़े इतने सुंदर व्याख्यान के साथ, और संस्कृत को समझने के लिए, संस्कृत के बारे में जानने के लिए जो एक कोशिश हमने की थी, गिलहरी प्रयास जिसको कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सार्थक है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। और ये कार्यक्रम जहां जहां भी जाएगा, कुछ तो शायद बड़ा नहीं तो कुछ छोटा तो कर ही लेंगे। तो संस्कृत हमारी पौराणिक भाषा है, उस भाषा को सहेजने की जिम्मेदारी हम सब की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और अगली बार फिर नए विषय के साथ आऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।